हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। विवाह रिश्ता पक्का अवश्य होगा या विवाह भी हो जाएगा, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और एक ऐसी स्थिति बताऊंगा, यदि ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है तो विवाह का रिश्ता भी उस समय में पक्का अवश्य होगा और हो सकता है उस समय में विवाह का मुहूर्त भी निकल जाए। तो यह स्थिति कौन सी स्थिति होती है, कुंडली को देखकर आप स्वयं ही पहचान सकते हैं। तो आप अपनी कुंडली खोलें और इस विषय को समझें। कुंडली में ऐसे बहुत सारे योग होते हैं, उनसे हम विवाह का योग देखते हैं या विवाह रिश्ता कब पक्का हो सकता है या रोका कब हो सकता है या सगाई कब हो सकती है या कब बात करें तो अच्छी स्थिति रहती है। इस विषय को भी आप समझ सकते हैं कि कौन सा ऐसा समय है, उस समय बात करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो आपका लड़का हो चाहे लड़की हो, इस योग को देखें और समझें। ज्योतिष के माध्यम से हम इस विषय की गणना करते हैं। तो ज्योतिष एक आधार है, उस आधार को लेकर हम वैवाहिक योग, विवाह का रिश्ता कब पक्का हो सकता है, उसका पता लगाते हैं। और ऐसे बहुत सारे नियम हैं, आगे और भी बताता रहूँगा, लेकिन आज इस विषय को समझना बहुत ज़रूरी है। घर बैठे ही इस विषय को आप आसानी से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इस योग को समझने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली अर्थात लग्न कुंडली, जिसे D1 चार्ट भी बोलते हैं, उसे खोलकर देखें। जन्म कुंडली ही खोलनी है, अन्य कोई भी कुंडली नहीं खोलनी है। जैसे चंद्र कुंडली या नवमांश कुंडली, ऐसी कोई भी कुंडली खोलकर नहीं देखनी है। केवल लग्न कुंडली, जिसे बोलते हैं जन्म कुंडली, उसे ही खोलना है। तो यहाँ पर आप चित्र से भी समझ सकते हैं। जन्म कुंडली खोलें। जन्म कुंडली जैसे आपने जो कुंडली बनवाई है, वैसे हो सके जहाँ तक कंप्यूटर की जन्म पत्रिका बनवाएं और अच्छे सॉफ्टवेयर से जन्म पत्रिका बनवाएं, ताकि उसकी गणना भी सही होती है। कई बार हाथ से भी जन्म पत्रिका बनवाते हैं, लेकिन उसमें यदि त्रुटि हो जाए तो फिर गड़बड़ी लंबी हो जाती है। तो जन्म पत्रिका बिल्कुल सही होनी चाहिए। जन्म दिनांक, जन्म समय और जन्म स्थान, तीनों के आधार पर जन्म पत्रिका बनती है। तो कंप्यूटर से जन्म पत्रिका जरूर बनवाएं और उसमें आगे दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, विंशोत्तरी, वह भी जरूर निकलवा कर रखें। महादशा, विंशोत्तरी महादशा और विंशोत्तरी अंतरदशा और विंशोत्तरी प्रत्यंतर दशा भी जरूर निकलवाएं कंप्यूटर के माध्यम से, क्योंकि जो हाथ की जन्म पत्रिका होती है उसमें उतनी डिटेल नहीं लिखी हुई होती है। तो सबसे पहले आप जन्म कुंडली खोलते हैं तो उसमें सबसे पहला जो चार्ट बना हुआ होता है, कुंडली खोलने के बाद जो सबसे पहला और बड़ा चार्ट जो बना हुआ होता है, उसे जन्म लग्न या जन्म कुंडली बोलते हैं। उस पर लिखा हुआ मिलेगा लग्न कुंडली या जन्म कुंडली या लग्न चक्र या जन्म चक्र, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। तो D1 चार्ट जन्म कुंडली आपको खोलनी है। अब आप देखें इस कुंडली को, सामान्य सी कुंडली जो चित्र आपके सामने है, इसमें यह देखें कि सप्तम भाव कहाँ पर लिखा हुआ है। ध्यान से देखें, कुंडली का 7वां भाव, 7वां भाव जहाँ पर लिखा हुआ है वही 7वां भाव कहलाएगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए। जैसे यह कुंडली आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर सप्तम भाव, 7वां भाव जहाँ पर लिखा हुआ है वही कुंडली का 7वां भाव, सप्तम भाव कहलाता है। और सप्तम भाव से ही हम विवाह की स्थिति को समझते हैं कि विवाह कब हो सकता है, उसका अंदाज़ा लगाते हैं। विवाह का रिश्ता कब पक्का हो सकता है, उसका भी अंदाज़ा इसी भाव से लगाते हैं। तो आप ध्यान से देखें सप्तम भाव को, आपकी कुंडली का 7वां भाव। अब इस 7वें भाव में, अब इस विषय को भी जरूरी समझें, ध्यान से देखें और समझें कि 7वां जो भाव है, सप्तम भाव जो है, इसमें 1 से 12 के बीच में कोई भी अंक हो सकता है। 1 नंबर भी लिखा हुआ हो सकता है सप्तम भाव में, 2 का अंक भी हो सकता है, 3 का अंक भी हो सकता है। अंक देखना है आपको। सप्तम भाव में कोई ग्रह लिखा हुआ है उसको फिलहाल नहीं देखना है। तो मैं जो योग बता रहा हूँ, जो स्थिति बता रहा हूँ, उसमें आपको क्या देखना है, सप्तम भाव में कौन सा अंक लिखा हुआ है, अर्थात कौन सी राशि लिखी हुई है। 1 से 12 के बीच में कोई भी एक अंक लिखा हुआ मिलेगा सप्तम भाव में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
इनमें से कोई एक अंक लिखा हुआ मिलेगा सप्तम भाव में। ध्यान से इस विषय को आपने समझ लिया होगा। अब यह देखें कि सप्तम भाव में जो अंक लिखा हुआ है उसका स्वामी कौन सा ग्रह है। हालांकि इसके बारे में कई बार बता चुका हूँ, लेकिन आप ध्यान से और समझ लें, नोट कर लें। यदि सप्तम भाव में, ध्यान से लिखें, नोट करें, 1 या 8 का अंक सप्तम भाव में लिखा हो, या तो 1 नंबर हो या 8 नंबर हो, तो सप्तम भाव का स्वामी मंगल होगा। 2 या 7 का अंक सप्तम भाव में लिखा हो, कोई एक अंक होगा, या तो 2 का अंक हो या 7 का अंक हो, तो शुक्र सप्तम का स्वामी होगा। 3 या 6 का अंक लिखा हुआ है सप्तम भाव में, या तो 3 का अंक है या 6 का अंक है, तो सप्तम भाव का स्वामी बुध ग्रह होगा। 4 का अंक लिखा हुआ है तो वहाँ पर सप्तम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह होगा? चंद्रमा होगा। 5 का अंक लिखा हुआ है तो सूर्य स्वामी होगा। 9 या 12 में से कोई एक अंक लिखा हुआ है तो सप्तम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह होगा? गुरु। और 10 या 11 में से कोई एक अंक लिखा हुआ है तो 10 और 11 मकर और कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है, तो सप्तम का स्वामी ऐसी स्थिति में शनि बनेगा। तो अब आपने समझ लिया कि आपकी कुंडली जो है, लग्न कुंडली, उसके 7वें भाव में क्या अंक लिखा हुआ है, उसका स्वामी कौन सा ग्रह है। अब आगे क्या देखना है। आपने ये तो पहचान लिया कि सप्तम भाव में ये अंक लिखा हुआ है, इसका स्वामी यह ग्रह है। अब वह ग्रह कुंडली में कहीं भी बैठा हुआ हो सकता है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको केवल यह देखना है कि सप्तम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है। अब उस ग्रह को नोट कर लेवें, एक पेज पर उतार लेवें, और फिर आप कुंडली को पलटें आगे, और वहाँ पर आपको देखनी है विंशोत्तरी, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। उसको ध्यान से देखें। सप्तम भाव के स्वामी की यदि अंतरदशा आने वाली है या महादशा आने वाली है तो बहुत अच्छी स्थिति है। अब कब आने वाली है उसमें तारीख लिखी हुई मिलेगी। विंशोत्तरी महादशा अगर उस ग्रह की आने वाली है या अंतरदशा आने वाली है तो आगे चार्ट खोलेंगे तो वहाँ पर अंतरदशा भी मिल जाएगी कि इतनी तारीख से लेकर इतनी तारीख तक चलेगी। बहुत सी बार जो कंप्यूटर की कुंडलियाँ होती है उसमें दशा प्रारंभ का समय भी दिया होता है, और बहुत सी ऐसी जन्म पत्रिकाएँ होती है वहाँ दशा समाप्ति का समय दिया हुआ होता है। तो वहाँ पर उस चार्ट को ध्यान से ज़रूर देखें कि दशा जो तारीख दी है वह उस ग्रह की समाप्ति की है या प्रारंभ की है, तो उसी पेज पर नीचे या ऊपर लिखा हुआ मिलेगा। तो उससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि सप्तमेश की, जो सप्तम भाव का स्वामी है उसे सप्तमेश भी बोलते हैं। बहुत सी बार आप इस शब्द को सुनते हैं कि सप्तमेश, तो सप्तमेश का सीधा अर्थ है सप्तम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है। अब उसकी महादशा आने वाली है या तो कुछ समय बाद, जैसे सप्तम भाव में मान लीजिए 5 का अंक लिखा हुआ है तो सप्तम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह हुआ? सूर्य हुआ। तो आपको यह देखना पड़ेगा कि सूर्य की महादशा कहीं आने वाली तो नहीं है कुछ समय बाद, विंशोत्तरी महादशा, चाहे 6 महीने बाद हो, चाहे 3 महीने बाद हो, चाहे 1 साल बाद हो। दूसरी स्थिति आप यह भी देखें कि कहीं अंतरदशा तो नहीं आने वाली सूर्य की। ऐसी स्थिति में सप्तम का स्वामी यदि सूर्य है तो अन्य ग्रह है तो अन्य स्थिति देखनी पड़ेगी, उस ग्रह की स्थिति देखनी पड़ेगी। तो उस ग्रह की अंतरदशा तो नहीं आने वाली है। जैसे सूर्य है सप्तम का स्वामी, तो सूर्य की अंतरदशा कब आने वाली है उसको आप चाहें तो आगे उस कुंडली में देख सकते हैं। फिर अगली स्थिति है कि अगर अंतरदशा भी नहीं आने वाली है तो आप यह देखें कि प्रत्यंतर कब आने वाला है। उससे भी बारीक चार्ट होता है। अंतरदशा में भी प्रत्यंतर देखें कि कहीं सूर्य का प्रत्यंतर तो नहीं आने वाला है, या सप्तम भाव के स्वामी का प्रत्यंतर तो नहीं आने वाला है। इस विषय को भी ज़रूर ध्यान से देखें। और जब भी वह स्थिति बनेगी उस समय में यदि आप ध्यान देंगे, कोई रिश्ता आता है या आप भी कहीं रिश्ते से संबंधित बातचीत करते हैं तो उस समय में शादी का रिश्ता पक्का होने का पूरा योग बनता है। तो यहाँ पर अगर इस विषय को आपने समझ लिया तो आप आसानी से इस गणित को कर सकते हैं। कोई बड़ी गणित नहीं है। सप्तम भाव के स्वामी को देखना है, फिर महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर को देखना है। और उसकी प्रत्यंतर वाली स्थिति तो काफ़ी अच्छी कहलाती है, क्योंकि वह कुछ समय के लिए आती है, लेकिन उस थोड़े से समय में भी अगर आपने ध्यान दिया तो वहाँ विवाह का रिश्ता पक्का होने का पूरा योग अवश्य बनेगा। और एक बात और है कि जिस समय प्रत्यंतर चल रहा है या अंतरदशा आने वाली है
उस समय यदि शुभ समय है, जैसे विवाह के महीने भी हैं, जैसे विवाह कब से कब तक होता है कि अगर शुरुआत से देखें तो 14 जनवरी से लेकर 14 मार्च के बीच में अगर वह समय आ रहा है तो उस समय विवाह का मुहूर्त भी निकल जाएगा। या फिर 15 अप्रैल से लेकर 15 जुलाई के बीच में वह समय आ रहा है, प्रत्यंतर भी उस समय है, तो उस समय विवाह के मुहूर्त भी होते हैं, विवाह का मुहूर्त भी अचानक निकल जाएगा। या फिर 15 नवंबर से 15 दिसंबर का बीच का समय भी उस समय आ रहा है प्रत्यंतर में, तो वहाँ पर विवाह के मुहूर्त भी निकल जाएंगे, तो वहाँ अचानक विवाह का योग भी बन जाएगा। तो इस विषय पर ध्यान जरूर देवें। लेकिन अब एक बात और समझनी चाहिए, बहुत सी बार ऐसे प्रत्यंतर आते रहते हैं फिर भी काम नहीं होता है। उसका क्या कारण है? उसमें पहला कारण तो यह है कि आपकी इच्छा ही नहीं है शादी की, तो बात वहाँ पर पहली तो यह बनती है। दूसरी बात यह आती है कि माता पिता भी फिलहाल ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो दूसरी स्थिति वह भी आती है। फिर सबसे बड़ी बात यह आती है कि आपकी कुंडली के 7वें भाव में ही कोई खराब ग्रह तो नहीं है, जैसे राहु हो, केतु हो, शनि बुरी स्थिति में है, या मंगल बुरी स्थिति में है, या सूर्य बुरी स्थिति में है, तो रिश्ता आता है तब भी टूटने की स्थिति बनती है। अकेला सूर्य ज़्यादा खराब रहता है। या सप्तम भाव का स्वामी कहीं अस्त तो नहीं हो गया, सूर्य के साथ अस्त है तो वहाँ सूर्य के जाप भी जरूर करवाएं। या सप्तम भाव का स्वामी कहीं शनि या राहु के साथ है तो उन ग्रहों के जाप कराएं जिनके साथ बैठा हुआ राहु के साथ है, तो राहु के जाप करवा सकते हैं। या शनि के साथ है और शनि की स्थिति बुरी स्थिति है उस कुंडली में, तो शनि के जाप करवा सकते हैं। तो सप्तम का स्वामी किसी बुरे ग्रह के साथ बैठा हुआ है या मंगल के साथ है तो मंगल के जाप करवा सकते हैं। सूर्य के साथ अस्त हो गया तो सूर्य के जाप करवाएं। शनि के साथ है तो शनि के जाप करवाएं। राहु के साथ है तो राहु के, केतु के साथ है तो केतु के जाप करवा सकते हैं। तो सप्तम का स्वामी अगर कमज़ोर स्थिति में है तब भी योग आते रहते हैं, लेकिन वह योग टल जाता है, निकल जाता है। आप प्रयास करते हैं तब भी सफलता नहीं मिलती है। लेकिन इस योग को, आज जो स्थिति बताई है, इस योग को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक बात ज़रूर ध्यान में रखें कि इस प्रकार के अनेक योग आपकी कुंडली में बनते हैं। ये केवल एक योग है, ऐसे अनेक योग बनते हैं जिनको देखकर हम पता लगा सकते हैं, और वे योग आगे से आगे मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताता रहूँगा। इस चैनल पर बने रहेंगे तभी यह जानकारी आप तक पहुँच पाएगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।